पहला सवाल है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ये लागू किया गया था 1878 में। ओके, आपको ध्यान रखना है इस टाइम इसे लागू किया किसने किया था, तो याद रखिएगा उनका नाम था लॉर्ड लिटन। ठीक है, और ये प्रेस पर लागू किया गया था, प्रिंटिंग प्रेस समाचार पत्रों पर लागू किया गया था। ठीक है, इसे स्टार्ट किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, और इसे समाप्त किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी 10+2 के एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किस वायसराय के समय हुआ था। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है इल्बर्ट बिल विवाद जो है ये हुआ था 1883 में। कब हुआ था? 1883 में हुआ था, और ये इस टाइम भारत के वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में मूल संरचना सिद्धांत यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन किस केस में दिया गया, तो ये दिया गया था केशवानंद भारती के केस में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, और ये केस था 1973 में ये सिद्धांत दिया गया था, मूल संरचना का सिद्धांत। ओके, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, मूल संरचना को नहीं बदल सकती। ये एग्जाम में बार बार पूछा गया सवाल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सार्क विकास कोष यानी कि सार्क डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है सार्क डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय जो है यह थिम्फू में यानी कि भूटान में है। ओके, भूटान में है। ओके, ये क्या करता है कि सार्क देशों में विकास परियोजनाओं के लिए फंड प्रोवाइड करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था, तो ये हुआ था भारत और चीन के बीच में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, और ये 1954 में हुआ था। ठीक है, और उस टाइम याद रखिएगा भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे JL नेहरू। ठीक है, और जो चाइना के साइड के थे तो वो थे चाओ एन लाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है बिमस्टेक का जो मुख्यालय है ये है बैंकॉक में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि भारत में पहली बार जनगणना यानी कि सेंसस वैज्ञानिक रूप से कब कराई गई, तो आपको ध्यान रखना है भारत में पहली बार सेंसस जो है 1881 में करवाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, स्टार्ट की बात करी जाएगी, पहली बार स्टार्ट हुआ था तो ये हुआ था 1872 में। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया, तो ये था असहयोग आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, और चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 1922 में। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा ये हुआ था गोरखपुर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको ध्यान रखना है खिलजी वंश का संस्थापक जो था वो था जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि द्वैध शासन प्रणाली यानी कि डायरची, ठीक है, किस अधिनियम के तहत शुरू हुई, तो द्वैध शासन प्रणाली जो है ये लागू किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस नियम के अनुसार गैस का दाब और आयतन व्युत्क्रमानुपाती होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, ये होता है बॉल्स का नियम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, P इंटू भी बराबर K कांस्टेंट होता है। ओके, ध्यान रखना आपको इस चीज़ का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है लेंस मेकर फार्मूला किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है, लेंस मेकर फार्मूला जो है ये संबंधित होता है लेंस की फोकस दूरी से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सही जवाब 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। यही होता है लेंस का फार्मूला। ठीक है, तो ये फोकस दूरी से संबंधित होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है फैराडे का नियम किससे संबंधित है? तो फैराडे का नियम जो है विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, और याद रखिए कि इसमें हम लोग बैटरी का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है किस धातु का उपयोग थर्मोकपल बनाने में किया जाता है? तो थर्मोकपल बनाने में हम लोग आयरन और कॉन्स्टेंटन यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये काम करता है सीबेक इफेक्ट पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है किस एंजाइम की अनुपस्थिति में लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है? देखिए, तो जब शरीर ये जब शरीर में लैक्टेज की अनुपस्थिति होती है तो लैक्टोज जो होता है इंटॉलरेंस हो जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, लैक्टेज क्या करता है, लैक्टेज एंजाइम जो होता है दूध की शर्करा को तोड़ता है। ठीक है, और इसी कमी से लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है जिसमें कि पेट दर्द हो गया, ओके, गैस हो गया, ये सब प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये बच्चों में अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है एटीपी को क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, एटीपी को कहा जाता है ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक 26 है? तो आपको ध्यान रखना है, परमाणु क्रमांक 26 है आयरन का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, और साथ ही देखिएगा, याद रखिएगा कि आयरन जो है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ठीक है, और O2 के परिवहन में भी सहायक होता है बॉडी में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि रेडियोधर्मिता में बीटा कण क्या होता है? बीटा कण की बात हो रही है, तो बीटा कण जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि ओजोन परत मुख्यतः किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, और यह करता है यूवी किरणों से हमें बचाता है। ठीक है, और इसे CFC से नुकसान पहुंचता है, इसका डिप्लेशन होता है। डिप्लेशन मतलब पतला होना है। ठीक है, छेद होना नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है माइटोसिस में कितनी पुत्र कोशिकाएं बनती है? तो माइटोसिस में याद रखिएगा 2 पुत्र कोशिकाएं बनती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? देखिए, न्यूटन का तीसरा नियम कहता है हर एक एक्शन के लिए अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है मिश्रण को अलग करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट जो है एक टाइप का विलियन होता है। ठीक है, जो विद्युत का प्रवाह करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है?
तो हंसाने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस, ये कहा जाता है N2O को नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सॉरी सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो यह है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये एग्जाम में बार बार पूछा गया सवाल है, ठीक है। और इसमें डबल हेलिकल संरचना के बारे में बार बार पूछता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, डबल हेलिक्स जो संरचना है वो खोजा गया था वाटसन एंड क्रिक के द्वारा, ठीक है। यह भी एग्जाम में पूछता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि हृदय का पेसमेकर कौन सा भाग होता है? देखिए, हृदय का जो पेसमेकर होता है वो होता है एस ए नोड। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिसे साइनोट्रियल नोड कहते हैं, ठीक है। जिसे हृदय का पेसमेकर भी कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ कैसा होता है? देखिए, प्लाज्मा अवस्था में जो पदार्थ होता है, प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है, जिसमें जो गैस पदार्थ है वो आयनित गैस की अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक गलनांक होता है टंगस्टन का, और ये लगभग होता है 3422 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना होता है इसका टेम्परेचर। यूज जो है इसका हम लोग बल्ब में करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि एंट्रोपी किससे संबंधित है? एंट्रोपी जो है ये अव्यवस्था से संबंधित है, डिसऑर्डर को दर्शाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और आज का लास्ट सवाल है कि लॉर्ज हैडोन कोलाइडर LHC कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये क्या है? पार्टिकल एक्सीलरेटर है, ठीक है। ओके, तो आज के इस RRB NTPC के सेशन में हम लोगों ने लगभग 30 सवाल किए हैं। अभी कितने सवाल सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।